Hello students, welcome to our channel HKP Physics Classes. Today we have a JEE Mains paper discussion. Most of the shift we will discuss here. ठीक है, आज हम बहुत सारी शिफ्ट के पेपर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है शिफ्ट 1 का, इफ़ टू ब्लॉक्स of masses 15 kg and 25 kg moving towards each other with speeds are given and block के masses are given, undergoes inelastic collision. inelastic collision मतलब उसका E की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इफ़ स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट अगर आ गया है तो तुरंत हमें दिमाग में Q इक्वल टू MS डेल्टा T याद आना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। ठीक, बोथ ब्लॉक्स मटेरियल इज S, मटेरियल की S दिया हुआ है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू, उनके ब्लॉक्स में दोनों ब्लॉक्स है उसमें कितना टेम्परेचर का राइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन है, जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है क्या वही उसकी यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइज इन टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पर दो चैप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर कोलिजन का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है प्लस हीट का। ठीक है, तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T ये हीट का पार्ट होगा और कोलिजन का हमें पार्ट निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी के लॉस के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/2 म्यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस का E स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू यहाँ पर रिड्यूस्ड मास होता है। ठीक है, ये भी इस तरफ से आ रहा है, वो भी इस तरफ से आता है, तो V रिलेटिव की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ -10, इट विल बी 16 मीटर पर सेकेंड। V रिलेटिव की वैल्यू 16 हो जाएगी और इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना है उसको सॉल्व कर लेते हैं और उसको हम MS डेल्टा T के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, MS डेल्टा T Q1 के लिए और Q2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 म्यू मतलब रिड्यूस मास मतलब दोनों का हमारे पास एक रिड्यूस मास की वैल्यू। ठीक, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, रिड्यूस मास कितना है 15 गुणे 25 डिवाइड में 15 25 कितना हो जाएगा, 15 25 40। ठीक है, 15 25 40 होगा क्या, ठीक, 5 दिया 15 40, तो 25 दिया 75/8, ये आ रही है रिड्यूस मास की वैल्यू। तो रिड्यूस मास आपका कितना हो गया, 75/8 और V रिलेटिव मतलब 16 × 16 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बराबर करेंगे, हमारा M1 S1 डेल्टा T मतलब यहाँ पर 15 S डेल्टा T प्लस 25 S डेल्टा T। ठीक है, Q1 डेल्टा T प्लस Q2 डेल्टा T, तो ये आपका 2 8 16 कट जाएगा ये पूरा। ठीक है, 16 और 25 दिया 75, 16 और ये आपका 16 इंटू में 16 और ये आ जाएगा आपका 40। ठीक है, 40 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 से कट जाएगा 10 4। ठीक है, 5 दूनी 10 और 25 15 15 75, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4,
तो इट विल बी 30/s डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब राइज इन टेम्परेचर। अभी तक हम यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन का और जेई में जो पैटर्न लेके आ रहा था, किसी काइनेटिक एनर्जी बॉल को इस तरह से उस पर टकराया, इतना लॉस हुआ तो उसमें चेंज हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया है, इतने वेलोसिटी इतने से निकल के आ रही है। तो यहाँ पर हमें एक रिड्यूस वाला जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, फिर आगे भी हम पढ़ते हैं एटम्स और न्यूक्लियर चैप्टर में, तो ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट अगर हमें बनता है तो एक स्पीड अप पिक करके देगा, ठीक है। म्यू यहाँ पर हमने रिड्यूस मास की वैल्यू निकाल रखी है, जो कि निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद आप कुछ कर पाएंगे। तो रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से ये निकालना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जितना आपस में कोलिजन में उसका लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू इसकी गेन इन टेम्परेचर, ठीक है। यही एनर्जी इसका गेन इन टेम्परेचर में कर रही है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन इस बार आया हुआ था जी में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट में, और ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी स्टूडेंट्स ने अपना मेमोरी के डाटा कलेक्ट किया हुआ उस पर बेस्ड है, लेकिन इस पे आपको जो कॉन्सेप्ट है उस पर पकड़ना है बस। इन द प्रेजेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये वायर इस तरह से रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। और इस वायर को फ्री फॉल कर दिया गया इस तरह से। यहाँ पर इनिशियल इसको जब रिलीज़ किया गया तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। रिलीज़ किया गया ना, रिलीज़ करने का मतलब है कि वहाँ पर उसको छोड़ा गया, रेस्ट पर था। तो 20 मीटर ट्रैवल करने के बाद में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर जो यूज हो रहे हैं काइनेमेटिक्स का यूज हो रहा है, और प्लस EMI क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर EMF इंड्यूस निकालना है, ठीक है। EMF इंड्यूस कितना है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ लगेगा इसमें, ठीक है। इतना जो पार्ट है ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ इस तरह से गिर रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर देखा जाए तो ये हमारा थंब नीचे की तरफ और जी, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी इक्वल टू u² और प्लस का 2gh, तो ये तो हो गया 0, तो 2 × 10 × 20, तो v की वैल्यू आ गई आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर गिर जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी 20 मीटर होगी। तो एक L लेंथ का वायर है, 20 मीटर वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको इसमें इंड्यूस चीरता हुआ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को ये चीरता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस 90 डिग्री एंगल हुआ। तो अगर v क्रॉस b की बात किया जाए और इंटू L इफेक्टिव देखा जाए, तो इंड्यूस EMF का ये फॉर्मूला होता है यहाँ से निकालने के लिए, इंड्यूस EMF E = VBL, ठीक है। तो v क्रॉस b कितना बन रहा है यहाँ पर 90, sin 90 1 हो जाएगा, तो v क्रॉस b आपका v × 90 हो जाएगा v। तो आपकी वेलोसिटी का इंटू करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.5 है, और इसकी लेंथ कितना है 20 मीटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इजी गोइंग आपका आ रहा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका सिंपली क्या कंबाइन किया गया, अंडर ग्रेविटी इसको कितना वेलोसिटी मिलेगा, एक वायर को इस तरह से गिरा दिया गया। नहीं तो क्या होता कि इस वायर को इस तरह से हम खींचते हुए ले जाते इतनी वेलोसिटी से, तो ये हम देखते हैं कि वेलोसिटी इसको किसकी वजह से मिल रही है, अंडर ग्रेविटी वजह से, गिरने की वजह से मिल रही है वेलोसिटी। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है अंडर द ग्रेविटी, यहाँ से आपको g की वैल्यू लगा के v मिल गया, और यहाँ से आपको E = VBL हमने लगा दिया, L इफेक्टिव आता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो
तो एक बार फिर से YDSC पर क्वेश्चन आया हुआ है। YDSC पर जब भी मैं बताया था, वेव ऑप्टिक्स पर बताया था कि YDSC पे क्वेश्चन आना श्योर है। तो इसके सारे फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए। जैसे आपको XN का, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज पैटर्न, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज की जो वैल्यू है आपको XN इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा X D बाई कैपिटल D, ये, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि nth आपको मैक्सिमा nth मिनिमा कब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो YDSC का सेटअप देखा था, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह से सेटअप रहता है ये। तो ये वैल्यू की कैपिटल D रहती है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ से अब देखा जाए तो यहाँ पर और यहाँ से जाकर यहाँ पर दोनों S1 और S2 का इंटरफेरेंस मीट होता है, ठीक है। और इस वाले हमको ये डेल्टा X एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ता है, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो डेल्टा X इक्वल टू स्मॉल d साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल D काफ़ी है ना बड़ी वैल्यू होती है स्मॉल d के कंपेयर में, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं साइन थीटा को टेन थीटा के। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है XN, ठीक है, और ये बन जाता है आपको कैपिटल D। तो डेल्टा X इक्वल टू XN स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, ठीक है। तो आपको XN इक्वल टू का लिखा तो डेल्टा X और कैपिटल D और अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमें इसके बाद कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन पुट करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो आपका पाथ डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टर के लिए पाथ डिफरेंस आपका कितना होना चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n लैम्डा, ठीक। और डिस्ट्रक्टिव के लिए आपका पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। अगर ये देखा जाए ये आपका n लैम्डा बनेगा इस तरह से, क्योंकि ये आपका यहाँ से फेज डिफरेंस में देखा जाए तो 2n पाई और यहाँ से आपका 2n+1 पाई, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये डिस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। ये आपका ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए, ठीक। इस वैल्यू पे आप फॉर्मूला रखेंगे कन्वर्जन वाला फॉर्मूला होता है कि डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इस फॉर्मूले से आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं। पाथ डिफरेंस और यहाँ से आपका बनेगा फेज डिफरेंस, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। सब कुछ डाटा हमें दिया हुआ है, ये आपका फुल रिवीजन हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको मतलब इसको स्किप नहीं करना है, बहुत ही स्पेसिफिक छोटा चैप्टर है, इसको लेते ही चलना है। अब आपको यहाँ पर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू दी हुई है दो सेटअप के लिए, और फ्रिंज विड्थ का हमें दिया हुआ है कि दो सेटअप के लिए सेम फ्रिंज विड्थ है। तो बीटा इक्वल टू जो होता है हमें लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ पर β1 इक्वल टू β2, ठीक है, दोनों सेटअप के लिए हमें इक्वल हैं, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच का गैप होता है फ्रिंज विड्थ की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या पुट करते हैं, लैम्डा1 कैपिटल D1 और अपॉन स्मॉल d1 इक्वल टू λ2 कैपिटल D2 अपॉन स्मॉल d1, ठीक है। स्मॉल d यहाँ पर क्या है, दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस, और कैपिटल D यहाँ पर क्या है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू D1 अपॉन D2 कैपिटल में निकालना है। तो D1 अपॉन D2 की वैल्यू निकालने के लिए हम स्मॉल d इधर भेज देंगे। तो D1 अपॉन D2 ये हो गया, और λ2 अपॉन λ1 हो गया। तो स्मॉल d और उसमें कितना है 2, और 1 अपॉन 2 की वैल्यू
1 और रेस टू 2 की वैल्यू 1/2 है, तो 2/1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ये आपका 4 आ गया। ठीक है, तो d1/d2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 आ रही है। दिस वन अवर आंसर। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये क्विक रिवीजन हमने आपको दिखा दिया कि आपको यहाँ पर केवल ये डायग्राम दिमाग में रखना है कि ये वाला आपको स्मॉल d और tan थीटा बन जाता है। tan थीटा मतलब ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा सिमेट्री से। ठीक है, और इस tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए यहाँ पर ये एक्शन अपॉन कैपिटल D आ गया। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा, और ये आपको होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये होता है आपको डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एक बार फिर से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो इस क्यूब के क्या क्या पोजीशन पे हम चार्ज को रख के फ्लक्स निकालते हैं, ये डाटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक कॉर्नर पर अगर हमने चार्ज को रखा हुआ है, ठीक है, तो उस कॉर्नर पर रखने की वजह से उस एक क्यूब में कितना चार्ज इनक्लोज होगा, उसके लिए हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू होती है φ1 की वैल्यू, ये कौन सा है कॉर्नर। ठीक है, एक कॉर्नर पर हमने जो रखा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर की वजह से जो फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/में 8ε0, क्योंकि हमें इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए इस तरह के 8 क्यूब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ, एक क्यूब ये हो गया, एक क्यूब इधर इधर इधर, नीचे 4 सरफेस हो गए, 4 इसके ऊपर एक लेयर बनानी पड़ेगी, तो 8 क्यूब हो गए। अब 8 क्यूब से अगर हम फ्लक्स देखें तो Q/ε0 हो गया 8 क्यूब से, और एक क्यूब से कितना होगा, जब 8 क्यूब से इतना फ्लक्स हो रहा है तो 1 क्यूब से कितना, इसका 1/8 था, तो Q0/8 ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये हमें एक इस पोजीशन की वजह से फ्लक्स मिल गया। अब इस पोजीशन की वजह से कितना हमें फ्लक्स होता है, दैट इज़ जब इसके फेस पर रखा हुआ था, तो फेस पर रखने के लिए हमें क्या एक क्यूब की और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू आती है Q/में 2ε0। ठीक है, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, फेस पर Q की वैल्यू है स्मॉल q, तो Q/2ε0 Q φ2 की वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू है 2Q/8ε0। ठीक है, तो इस वैल्यू और इस वैल्यू को टोटल निकालना है, तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2Q/8ε0 प्लस, ठीक है, Q/2ε0 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 और 6 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 6Q/8ε0। ठीक है, इस तरह से, तो दिस वन विल बी अवर फाइनल आंसर। इसको हम 3Q/4ε0 भी सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से अगर ये इसके एकदम सेंटर पे होता, जो इसका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो उसकी वैल्यू होती है कितना Q/ε0। ठीक है, तो फेस पर हो सकता है, इसके एक यहाँ पर पूछ सकता है, यहाँ पर सेम होगा, और इसके सेंटर पे कह सकता है। तो अगर सेंटर पर रखता है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आती है Q/ε0 आती है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है आपका सेमीकंडक्टर का, किस तरह से हमारा जो जेनर डायोड है रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, और नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो हमारा जेनर डायोड लगा हुआ है ये रिवर्स बायसिंग में है। अब रिवर्स बायसिंग में जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू अगर काफ़ी बड़ी है, किससे, इसके एवलांच ब्रेकडाउन से। ठीक है, इसका हमारा दिखा हुआ जेनर डायोड का 5 वोल्ट है, तो क्या हो जाएगा कि एवलांच ब्रेकडाउन से काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा जेनर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। तो जेनर ब्रेकडाउन में क्या हो जाता है कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट ही हो जाएगा, वरना क्या होता कि ये रिवर्स बायसिंग की वजह से वर्क ही नहीं कर पाता।
तो यहाँ पर इसका डायग्राम फिर से रीड्रॉ करेंगे हम। इसके इक्विवेलेंट जो एक बैटरी लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इसके अक्रॉस हम एक बैटरी लगा सकते हैं 5 वोल्ट की, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है जब, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना 5 वोल्ट का है इसके अक्रॉस, तो 25 वोल्ट 5 वोल्ट और ये I1 और ये इस तरह से हमने I2 करंट लिया और ये RL, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट करना है सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पर I1 करंट जा रही है, यहाँ पर I2 करंट जा रही है, इसमें हमें केवल मतलब है तो इसके क्रॉस कितना, ये आपका 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर RS के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, 25 माइनस का 5, तो कितना यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस हो गया 20 का, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस RS की वैल्यू आ गई आपकी 20 वोल्ट एंड दिस वन विल बी I1 इंटू RS, ठीक है। तो आपको यहाँ पर I1 की वैल्यू गिवन है क्या, I1 की वैल्यू आपको 20 मिली एम्पेयर गिवन है, 20 इक्वल टू I1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और RS हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, तो 20 से 20 की निकल गया, तो RS वी आर गेटिंग हियर 1/1000, सो 1000 ओम विल बी अवर आंसर, ठीक है। आपको सिंपल से यहाँ कॉन्सेप्ट पे करना है कि जब हमारे पास जनरल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जनरल ब्रेकडाउन से ज़्यादा हमने अप्लाइड वोल्टेज दिया हुआ है, उस कंडीशन पर ये वाला हमारा जो पूरा का पूरा डायोड है उसकी जगह हम इसको बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, और जिस बैटरी की वैल्यू आपके ब्रेकडाउन के इक्वल होती है, ठीक है। जो इसकी रेटिंग है, ये क्या होती है रेटिंग किसकी, जेनर डायोड की, जेनर डायोड की जो रेटिंग होती है उसकी हम इक्वल इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे कम होती है तो सिंपली क्या अगर रिवर्स बायसिंग में इसने अपना यहाँ पर हम इसको ओपन कर देते फिर, ठीक है, ओपन सर्किट मान के सॉल्व करते हैं, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार फिर से जेईई में एक खूबसूरत सा क्वेश्चन आया है जहाँ पर हमें जस्ट बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्टाइल में इनिशियल पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर और इसके लोएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होती है, ठीक है। पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है और कितना एंगल पर इसने फेंका हुआ है 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये कहाँ काम आएगा इसके, हम जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है v cos 60 वैल्यू, जिसकी वैल्यू हो जाती है v/2, और जब ये हिट करेगा यहाँ पर तो फिर से ये इस तरह से 60 डिग्री एंगल यहाँ फिर से बनाता है, v वेलोसिटी से हिट करता है, ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेम होती है, KA इक्वल टू KC इक्वल टू 1/2 हाफ mv²। अब यहाँ पर KB की वैल्यू निकालें अगर हाईएस्ट पॉइंट पर, तो 1/2 mv/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 और ये 1/4 बाहर निकल जाएगा और 1/2 1/v² इस तरह से बन रहा है। अब हमें रेशियो निकालना है, इस तरह से कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है ये सारी, तो KC/KB, तो 1 माइनस का 1/4/1, इसको सॉल्व करना है जनरली। तो 1 हमने यहाँ पर इस पूरे में अगर देखें तो 1/2 हाफ mv² ऊपर आ रहा है और नीचे देखा जाए तो 1/2 हाफ mv² आ रहा है, किसकी वैल्यू, Ka की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो 1 माइनस का 1/4, इट विल बी 3/4 वर आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बेसिक से फंडामेंटल पर 1/4 नहीं आएगा, 1 माइनस 1/4 आएगा, दैट विल बी 3/4, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पर, हाईएस्ट पीक पर और इस पर कितनी वेलोसिटी होती है उसका हाफ mv² करेंगे तो वहाँ से इसको आपको क्या मिल जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कंपोनेंट की जरूरत है नहीं, v वेलोसिटी है तो हाफ mv²,
ठीक है, यहाँ पर हिट कर रहा है सेम, तो यहाँ पर बराबर, वेलोसिटी बराबर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर से छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जनरली क्या दे, हमें अगर 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 20 सेकंड में, ठीक है, 10 ऑसिलेशंस अगर वो लगा रहा है 20 सेकंड्स में, तो 1 ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 2 सेकंड्स आ रहा है अभी इसका इनिशियली टाइम पीरियड। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, t इक्वल टू 2π√L अपॉन g। तो t की और L पर डिपेंडेंसी कैसी है इसको जनरली चेक करना है बस। ठीक है, तो इनिशियली अब हमें यहाँ पर जो पेंडुलम की लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फर्स्ट केस के लिए अब कहना है कि इसकी लेंथ क्या लें कि सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करे 40 सेकेंड्स में। तो वहाँ पर इसका जो 1 ऑसिलेशंस का टाइम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 4 सेकेंड्स आएगा। तो 4 सेकेंड्स की टी डैश की वैल्यू हो जाएगी क्या, तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2π√L डैश अपॉन जी। इक्वेशन 1 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर t अपॉन टी डैश की जो वैल्यू है तो 2/4 इट इज़ इक्वल टू √L कितना है 10/L डैश, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 इंटू में यहाँ पर 10 आ जाएगा इक्वल टू L डैश। सो L डैश विल बी 40 सेंटीमीटर। इसमें हम रेशियो की वजह से हमने इसको चेंज नहीं किया और हमारे यहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ की वैल्यू मिल जाएगा हमें उस पेंडुलम का कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, उस पेंडुलम का हमें कितना लेंथ रिक्वायर्ड हो। सिंपली हमने यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 केस पुट किए, 10 ऑसिलेशंस उसको 20 सेकंड में लगते हैं तो एक ऑसिलेशन के लिए उसका टी निकलेगा। अब सेम ऑसिलेशन मतलब 10 ऑसिलेशंस उसको कर रहा है 40 सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में, तो अब उसका नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो वहाँ पर आपको नई लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपके पास में प्रिज्म के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। एक डेविएशन के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है म्यू माइनस का 1 इंटू में a। ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है आपका एंगुलर डिस्पर्सन के लिए फॉर्मूला होता है, दैट इज थीटा इक्वल टू देखते हैं हम 2 रे के लिए डेल वी माइनस का डेल आर। ठीक है, सबसे नीचे वाली रे के लिए और सबसे ऊपर वाली रे के लिए कितना डेविएशन हुआ। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका म्यू माइनस का म्यू आर और इनटू में ए ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका किसके लिए आता है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो 2 टर्म है आपके पास, एक तो होता है डिस्पर्सन और एक होता है आपका डेविएशन। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन में दो थिन प्रिज्म लिए हुए हैं इस तरह से, एक को सीधा लगाया हुआ है इस तरह से और एक को इस तरह से उल्टा लगाया हुआ है। ठीक है, और ये रे इस तरह से जा रही है और ये इस रे में यहाँ पर एक इस तरह से डेविएशन होगा, इस तरह से होगा, और जितना डेविएशन इधर होगा इतना होके फिर ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, नो डेविएशन मतलब जैसे ये रे जा रही थी वैसे ही निकल गई, किसी तरह का डेविएशन नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है कि डेल 1 प्लस डेल 2 इक्वल टू 0। ठीक है, डेल 1 प्लस डेल 2, जितना ये प्लस डेविएशन होगा उतना ही माइनस डेविएशन होगा। इसके लिए प्रिज्म एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 8 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करनी है बस यहाँ आपको कि μ1 माइनस का 1 इंटू A1 और इसका प्लस का डेविएशन दूसरे का माइनस μ2 माइनस का 1 इंटू A2 इक्वल टू 0।
ठीक है, एक का प्लस डेविएशन होगा और उतना ही उसको उल्टा माइनस डेविएशन कर देगा। तो μ1 यहाँ पर कितना है 1.72 माइनस 1, तो 0.72 मिल गया आपको। और यहाँ पर A1 कितना है 8 डिग्री इक्वल टू लगा दी, वहाँ चला जाएगा। μ2 माइनस 1, μ2 यहाँ पर कितना 1.9 में से माइनस 1 करेंगे तो 0.9 बन जाएगा आपको। और इनटू में A आपको निकालना है इस तरह से। तो A की वैल्यू आपको सिंपली मिल गई यहाँ से, ये इससे यहाँ से कट जाएगा 0.90 और ये आपको 8.8 टाइम्स कटेगा, ठीक है 0.8 टाइम्स और 8 8 जा 64, तो आपको 6.4 डिग्री, ठीक है। ये थिन प्रिज्म है तो वैल्यू काफ़ी छोटी आती है, ठीक है, ये आपको थिन प्रिज्म के लिए है तो ये सारी वैल्यू आपको इसलिए छोटी आती है, ठीक है। तो जनरली आपको डेविएशन में और डिस्पर्सन में इसमें आपको डिफरेंस आना चाहिए। डिस्पर्सन के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, डेल वी कहाँ से आया, ये वॉयलेट कलर के लिए, ठीक है, ये वॉयलेट कलर के लिए है मिनिमम डेविएशन के लिए, मिनिमम डेविएशन ऑफ वायलेट कलर लाइट, ठीक है। और ये वाला जो है ये सबसे कम डेविएट होता है, तो ये है आपको मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड कलर लाइट, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाले का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक बार में 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन और एनर्जी कंजर्वेशन पर आपका प्रोजेक्टाइल मिक्सअप पर क्वेश्चन दे सकता है। आपको यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा है। इस पर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्लस प्रोजेक्टाइल मिला के मिक्सअप क्वेश्चन दे सकता है, वहाँ पर रेंज करा सकता है। तो आपको 3 वैल्यू याद होनी चाहिए कि जब आपकी v की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू होती है किससे, अंडर रूट का √2gr से, ठीक है, √2gr वैल्यू से जब ज़्यादा वैल्यू कम रहती है तो सर्कल यहाँ तक बनता है। √2gr से वैल्यू अगर ज़्यादा होती है आपकी, √2gr से आपकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो ये सर्कल आपका कहाँ तक बन जाता है, यहाँ तक बन जाता है। और 5gr से अगर वैल्यू ज़्यादा है, अगर 5gr से वैल्यू ज़्यादा है या इक्वल है तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने इस b को इतनी वेलोसिटी मिल गई होगी कि इसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। b कंप्लीट्स सर्कल टिल o, इसने अगर o तक ये पहुँच गया इस तरह से टकरा के, तो ये इस तरह से इसने इतनी वेलोसिटी अचीव कर लिया होगा, इसको यहाँ पर यूज है, ठीक है। तो हम ये b की वेलोसिटी लेंगे इसकी, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब इसने टकराया तो इसको यहाँ पर कितना वेलोसिटी मिला, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कॉन्सेप्ट रहता है, तो r का ये r cos थीटा कंपोनेंट हो गया, r cos 60 हो गया, और इस पूरे की वैल्यू कितना था, r था। तो इसकी पोटेंशियल में कितना चेंज हो गया, इसकी पोटेंशियल में जो चेंज हुआ है दैट इज़ r माइनस का r cos 60, r माइनस का r cos 60, जिसकी वैल्यू आ रही r/2, ठीक है। तो 1/2 हाफ mv² प्लस mgr/2 इक्वल टू 1/2 हाफ mv'। इसको हमने रेफरेंस लाइन मान रखी है, ऊपर से आया तो इसकी वेलोसिटी भी है और इसको हमने कुछ पोटेंशियल एनर्जी से लेके भी आ रहा है। तो v' की वैल्यू जो आ रही है आपकी वो v² प्लस gr ये आ रही है, ठीक। अब इतनी वेलोसिटी किसके पास थी, a के पास में, जब यहाँ पर आए इसमें क्या हुआ, कोलिजन कैसा हुआ, इलास्टिक, ठीक है। ये इलास्टिक कोलिजन मतलब ये रेस्ट पर था और इतनी वेलोसिटी ये लेके आया, मतलब इसने अपनी वेलोसिटी इसको दे दी और ये रेस्ट पर चला गया, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन मतलब होता है ए लेके आया, इसने अपनी वेलोसिटी इसको दी और पास ऑन करी, ठीक है। ये यहाँ पर
इतनी वेलोसिटी वी डैश लेके आया था और ये बेचारा क्या था, रेस्ट पर था। कौन सा, बी वाला। अब कहानी में क्या होगा कि ए वाला जो है वो आ जाएगा किस पर, रेस्ट पर। ए वाला आ गया रेस्ट पर और जितनी वेलोसिटी ये लेके आया था उतनी वेलोसिटी ये बी वाला लेके आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ हम इसमें अप्लाई करेंगे कि इतनी वेलोसिटी ये लेके आया है तो इसको क्या होगा, इतनी वेलोसिटी मिल गई होगी, तब तो इसने सर्कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू को हम इसके बराबर रख सकते हैं क्या। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें बी की ही तो है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बी, आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी इतनी मिल रही है इसको, तो इतनी वेलोसिटी लेके ये आगे बढ़ेगा और जस्ट ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर प्लस जी आर अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट का 5rg। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 अंडर रूट से बाहर निकल आएगा, तो वी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट का rg। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही कह रहा था कि लीस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, क्योंकि हमने भी क्या इसकी लीस्ट वैल्यू ली है, लीस्ट वैल्यू 5gr होती है। इससे ज़्यादा वैल्यू पे भी सर्कल बन जाता है, तो हमने कम से कम वैल्यू जब इसकी ली तो हमें भी इसकी कम से कम वैल्यू मिली है, तो वी मिनिमम में मिल रही है कितना, 2 अंडर रूट में rg। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मिक्सअप किया गया किसका, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का और प्लस यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन आपका एकदम टिप्स पर होना चाहिए और मैं लगातार एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूँगा और आपको यहाँ पर डालता भी रहूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पेपर आपका जेईई मेंस का हो, सीबीएसई बोर्ड्स का हो, आईसीएसई का हो, कुछ फिजिक्स के ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पक्का क्वेश्चन आता ही है। जिससे आपका एक टॉपिक है वाईडीएसई, ठीक है, एक आपका अल्टरनेटिंग करंट और एक आपका है ईएमआई, ठीक है, और एक आपका इस तरह से सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स, ये लॉजिक गेट्स आपका सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन आपका आईसीएसई और जेईई मेंस में इनमें से पक्का क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक, और एक आपका लगातार क्वेश्चन आ रहा है पोलराइजेशन पर। ठीक है, पोलराइजेशन में एक इंटेंसिटी वाला पार्ट हो गया और एक आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एलसीआर सब कुछ दिया हुआ है और फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो रूट अंडर एल सी की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट एल मतलब यहाँ पे कितना दिया है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज हमें दिया हुआ है, 20 हेनरी। ठीक है, सी की वैल्यू निकालना है और इक्वल टू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 100 वैल्यू हमें गिवन है रेडियन पर सेकेंड में, तो हम क्या स्क्वायर कर दें क्या, यस। तो 1/20 सी की वैल्यू हो रही है 10 की पावर 4, ये वैल्यू यहाँ चली गई, तो 1/20 और 10 की पावर -4। इसको हम क्या करें, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई, 100 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ये 5 टाइम कट गया और ये ऊपर चला गया, तो 5 और ये आपका बन गया पिको फैरेड। ठीक है, मतलब 10 की 5 इंटू 10 की पावर 6 बन रहा है ना, 5 इंटू 10 की पावर 6 को हम पिको बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे अभी हम इसको लेके आएंगे और पोलराइजेशन क्वेश्चन आता। अब ये पोलराइजेशन का जो क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपली ये क्वेश्चन पूरा ज्योमेट्री का है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। अब निकालना क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बीम विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन की थ्योरम होती है कि 100% जब रिफ्लेक्शन हो जाता है, क्या है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्टेड बीम इज कम्प्लीटली पोलराइज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड बीम जो है कम्प्लीटली पोलराइज अगर हो जाती है तो ये वाली जो बीम है पार्शली पोलराइज होगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। ये आपकी थ्योरम है
अगर रिफ्लेक्टेड बीम, इफ रिफ्लेक्टेड बीम इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड बीम आपकी कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। अब 90 इंसिडेंट एंगल हुआ, 90 रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब थीटा थीटा हो गया। अब ये थीटा और ये 90 की वजह से ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा हो गया बचा हुआ, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, तो ये हमें निकालना है यहाँ से आंसर। हमें क्या निकालना है, 90 माइनस थीटा हमें निकालना है बस, ठीक है। अब एंगल हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है tan इनवर्स 1.5 की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है μ1 μ2 निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने μ1 अगर देखा जाए μ1 साइन आई, μ1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन, यहाँ से कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, तो एक तरह से हमें tan थीटा इक्वल टू μ2 अपॉन μ2 कितना है 1.5, 2 डिवाइड में 1, तो हमें थीटा की वैल्यू ही गिवन है, ये कितना 57, ठीक है। तो हमें 90 माइनस करना है, 90 माइनस 57.3 जब हम करेंगे माइनस करेंगे इट विल बी 32.7 डिग्री, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 32.7 डिग्री, दिस वन विल बी अवर फाइनल आंसर। तो हमें निकालना क्या था, हमें आंसर में निकालना था 90 माइनस थीटा, ना कि थीटा, क्योंकि हमें एंगल और रिफ्रैक्टेड बीम का हमें नॉर्मल से एंगल पूछ रहा है जो कि 90 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्नेल्स लॉ भी लगाया हुआ है हमने। स्नेल्स लॉ लगाने के लिए हमारा थीटा हमें मिल गया है, तभी हमें ये डाटा गिवन है और डायग्राम से हमने वैल्यू पुट करके निकाला हुआ है। ये आपको प्रॉपर्टी या इसकी थ्योरम याद होनी चाहिए कि कंप्लीटली पोलराइज में आपका 90 डिग्री एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे में और रिफ्रैक्टेड में, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करके हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जनरली हमें क्या गिवन है, डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है डिस्क का ये आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है। इस तरह से ये पूरी तरह डिस्क भरी हुई है। डिस्क मतलब इसका 2D फिगर, ठीक। 2D फिगर की बात हम करें तो डिस्क का मास हमारे पास क्या है, कैपिटल M है और रेडियस R है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का पूरा अगर m है तो पाई r बाई कितना हमने कट कर दिया, r/4 का हमने अगर कट कर दिया तो उसका मास कितना हो जाएगा m/16, ठीक है। तो हमने m/16 यहाँ से m/16 से मास कट कर रखा है, तो ये वैल्यू हमारे पास m डैश की वैल्यू गिवन हो गई या स्मॉल m की, ठीक। तो अगर वो कैपिटल M है तो ये, क्योंकि हमें गिवन डाटा क्या है कैपिटल M, हमें अपना आंसर कैपिटल M में निकालना है, ठीक है। तो इस सिस्टम का हमें इस एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि यहाँ 135 है। अब अगर देखा जाए इन एक्सेस ये डिस्क है इस तरह से और ये एक्सेस ऐसे पास हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर इस एक्सेस के अबाउट इसका निकालें और यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो हमें जनरली I सिस्टम निकालने के लिए हमें I1 की ज़रूरत पड़ेगी प्लस I1 मतलब ये वाला, और I2 और I3 हमने कट कर दिए, ठीक है। I1 माइनस I2 और प्लस I3, तो I2 और I3 मतलब इस डिस्क का और इस रिमूव का क्या सेम होगा, बिल्कुल, क्योंकि सेंटर से जो इनकी डिस्टेंस है वो 3r/4 है और इनकी रेडियस इक्वल है, ठीक है। तो एक डिस्क का हम निकाल सकते हैं, पहले पूरी डिस्क का I1 निकाल लेते हैं हम, ठीक है। कंप्लीट डिस्क का जो मास होगा वो क्या होता है mr²/2 होता है डिस्क का मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है सर, ठीक। अब हमने कंप्लीट M में ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल M में सॉल्व कर रहे हैं। I2 की वैल्यू देखें, I2 की वैल्यू क्या होगी, ICM होगी और प्लस md²। ICM मतलब क्या हो गया, इस डिस्क का इसी के अबाउट सेंटर ऑफ मास,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मास कितना है, m/16 हो गया, हमने ले लिया, ठीक है। इसकी रेडियस कितना है, r/4, ठीक है, का स्क्वायर और बाई 2, ठीक है। mr²/2 वैल्यू होती है, प्लस ले लें हम प्लस, ठीक है। इसका मास कितना है, m/16, ठीक है। तो यहाँ पर हम सुविधा के लिए क्या ले सकते हैं, स्मॉल m ले सकते हैं, जिससे हम बाद में कैलकुलेशन इजी कर सकें, ठीक है। स्मॉल m और स्मॉल m, ठीक है। और हमारा जो एक स्मॉल m है वो m/16 के बराबर है, बाद में पुट कर देंगे हम। और d की वैल्यू कितना है इसमें, 3d², 3r²/4 का स्क्वायर, ठीक है। इस सेंटर जो हमें शिफ्टिंग करनी है वो कितनी शिफ्टिंग करनी है, कंप्लीट r में से r/4 हमने कितना कर दिया, माइनस कर दिया कंप्लीट r में से, तो 3r/4 मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर वो आ रहा है वो आपको कितना आएगा, 19mr² डिवाइड में 2 × 16, ठीक है। ये छोटी सी वैल्यू आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसमें I1 अब ये एक I की वैल्यू आई है, तो I1 I2 बराबर है दोनों, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर हमें I सिस्टम का निकालना है। M सिस्टम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू मतलब mr²/2 माइनस का, ठीक है, mr²/2 माइनस का ट्वाइस, 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू 19 स्मॉल mr²/2 × 16, 2 से 2 कट गया। अब स्मॉल m की वैल्यू हम पुट कर देंगे कैपिटल M के टर्म में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके mr²/2 माइनस का 19 mr²/16 × 16, ठीक है। तो 16 × 16 कितना होता है, 256। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 8 × 8 से मल्टीप्लाई करके 16 हो गया ये। अब एक और 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 16 8 जा कितना होता है, 16 8 जा होता है आपका 128, 8 48। तो 128 में आप जब 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 108 डिवाइड बाई 256 mr², ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। 256 वाले आपके पास में दो ऑप्शन है, 9 और 9, 109 डिवाइड बाई 256। तो बहुत ही मतलब थोड़ा अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन था। क्या हमें इस एंगल पर की डिपेंडेंसी है, क्या इसकी ज़रूरत है एंगल की, नहीं। कि एंगल कुछ भी दिया हो आंसर सेम आएगा। अगर ये एक्सिस इसके क्रॉस में जाती तब हमारे पास में अलोंग डायमीटर ये एक्सिस होती, तब यहाँ पर हमें आंसर में इसका इफेक्ट पड़ता, ठीक है। क्योंकि हम अगर अभी तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस मान के इसको शिफ्टिंग कर लिया, अभी एक्सिस अगर इसकी यहाँ से अगर जाती, डायमीटर से जाती, तब ये कितना पास में आ रहा है, ये कितना दूर में आ रहा है, इस तरह से हमें डिपेंडेंसी बन जाती, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेके फिर हम अपना वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। और बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फिर से ये हमारे पास में रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही मॉडरेट सा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जनरली बस हमारे पास में डिफरेंट जो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास मैग्नीफिकेशन के, मैग्नीफिकेशन का V/U फॉर्मूला होता है फॉर लेंसेज के लिए, और यहाँ से हम इसके वैल्यू पुट करें 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हम अगर v से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारे पास में मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला V/U = f/f + u, ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दो पोजीशन पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास में मैग्नीफिकेशन सेम आ रहा है। इसका मतलब है एक बार प्लस हो रहा होगा, एक बार माइनस, ठीक है। मतलब एक बार ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल बन रहा होगा, एक बार वर्चुअल बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में हमारे पास में डिफरेंट पोजीशन के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट
इमेज बन सकता है, ठीक है। तो इनका जो मैग्नीफिकेशन का मोड है वो हमारे पास सेम आ रहा है, तो एफ तो सेम रहेगा, एफ यहाँ पर पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, एफ अपॉन में एफ माइनस का 8 ये वैल्यू, और इसका मोड इक्वल टू एफ अपॉन में एफ माइनस का 24, ठीक। अब ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। अब तुमने मोड लिया था, क्योंकि एक तो अगर इसकी एक रियल के लिए दूसरा वर्चुअल के लिए, माइनस एफ अपॉन एफ माइनस का 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस का एफ स्क्वायर प्लस का 8f इक्वल टू एफ स्क्वायर, और यहाँ से आपका माइनस का 24f, ठीक है। ये आपका माइनस है, तो ये आपका इधर आके 2f स्क्वायर बन जाएगा, 2f स्क्वायर, और ये 2f स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी आपकी 32f हो जाएगी, 32f इक्वल टू 0, 2f कॉमन लेंगे तो f इक्वल टू 16 सेंटीमीटर वी आर गेटिंग, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्वेक्स लेंस का ही फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो 2f कॉमन लिया हमने यहाँ पे, 2f कॉमन लेकर हमारे पास में f माइनस का 16 इक्वल टू 0 आ रहा है, और यहाँ से हमें f की वैल्यू 16 आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके फिर अपना एंड अप करते हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स का। अगर हम देखें कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है, कि 1 मोल ऑफ डाया एटॉमिक गैस, तो आपको गामा की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए याद होनी चाहिए, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक। उसके बाद में एक बार इसको एक्सपांड किया गया V1 से V से 2V, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम nRT और ln 2V अपॉन V, n की वैल्यू 1, तो RT और ln 2, ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन की वैल्यू आ रही है क्या, यस, ठीक है। इसके बाद इसको दोबारा से इसका वर्क डन किया गया, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए दोनों वर्क डन इक्वल आ रहे हैं, तो अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में हो सकता है। और इसका दूसरा जो एडियाबैटिक से जब हमें वर्क डन किया गया तब इसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री था, ठीक है, 27 डिग्री से हमें वर्क डन था, तो फाइनल टेम्परेचर निकालना। अब यहाँ से हमें हीट एक्सचेंज तो कुछ होता नहीं है, तो वर्क डन जो होगा आपका उस तरह से क्या, Q इक्वल टू 0, तो वर्क डन इक्वल टू जो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस का, तो टेम्परेचर जो आपको जो वर्क डन होगा वो यहाँ पर नेगेटिव में T1 से T2। अब इसमें ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, माइनस का 37 डिग्री C, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका माइनस का 57 डिग्री C, और तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 35 डिग्री C, और चौथा ऑप्शन है आपका 0। मतलब चारों ही टेम्परेचर आपके कैसे होंगे, 27 से लेस होंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि उसको हमारे पास एडियाबैटिक में हमें जो वैल्यू है वो कम होगी टेम्परेचर की, ठीक है। सारे ऑप्शन नेगेटिव में आ रहे हैं, ठीक है, लेस, ठीक। तो ये हमारा वर्क डन हो गया किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। तो मोड ऑफ W1 आइसोथर्मल के लिए, मोड ऑफ W2 किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, ये हमें डाटा गिवन है, ठीक है। तो हम एडियाबैटिक के लिए यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, वर्क डन की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाता है आपका NR डेल्टा T, NR T2 माइनस T1, NR T2 माइनस T1, और डिवाइड में गामा यहाँ पर 1.4 हो जाता है किसके लिए, डाया एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। तो ये 1/4 माइनस 1, तो आपको 0.4 मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये हमें वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव रखना है, ठीक है, क्योंकि एक वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पर आइसोथर्मल मतलब NRT, RT ln 2 की वैल्यू इक्वल टू पुट करना है RT
एन की वैल्यू 1 हो गई, आर T2 माइनस T1, ठीक है। तो माइनस का T2 और माइनस T1 और डिवाइड में 0.4 ये आ गया आपका, यहाँ पर आ गया, आर से आर कट गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, ठीक। तो बाद में टेम्परेचर कम ही हो रहा है, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 120। टेम्परेचर यहाँ पर कितना रखना है, केल्विन में, हमारा टेम्परेचर हमारा केल्विन में रख के फिर इसको दोबारा से चेंज करेंगे। तो पहले टेम्परेचर कितना था इसका 27 डिग्री, 27 आपका 300 बन जाता है। तो 120 इंटू में आप मल्टीप्लाई कीजिए इसका 0.693, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो जाती है यहाँ से 84, ठीक। तो ये 84 वैल्यू आपकी हो जाती। अब 84 अभी कितना था आपका 27 से 84 अगर हम और गिरा दें, ठीक है, 27 से अगर हम 84 और सब्ट्रैक्ट कर दें तो मतलब 84 में से हम 27 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 7 और 5 तो आपका 57 आ रहा है, ठीक। तो यहीं से हम चेंज निकाल सकते हैं बस, ठीक। हमें इस वैल्यू को बढ़ाएं और फिर घटाएं, इससे चेंज निकालना है हमें, चेंज तो वही रहेगा, चेंज आपका 84 है और यहाँ से आपका 27 था, तो इससे और गिराना है, आप कम करना है, ठीक है। क्योंकि आपका T माइनस का T और प्लस का T1 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी चली गई नेगेटिव में, इसको हमने यहाँ भेज दिया T, तो T1 मतलब 27 डिग्री C में से 84 हमने माइनस कर दिया, तो आपको यहाँ से माइनस का आ रहा है, ठीक है। ये आपको माइनस का 57 डिग्री C आंसर आ रहा है। तो यहाँ हमने इसको इसलिए RHS में इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर तो हमें चेंज था, तो चेंज तो वही रहेगा, केल्विन में चेंज हो चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज हो, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा हमें यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए कि ये वैल्यू आपको इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। सारे आंसर नेगेटिव में हैं, इसलिए नेगेटिव में आप अलर्ट हो जाएंगे एक बार क्रॉस चेक के लिए, ठीक। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।